हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआई प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात किया था क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा फिगर बनाया था लास्ट में और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी टेक्निकल, तो वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है। तो आज मैं उसको कंप्लीट करूंगा क्लोरोप्लास्ट को। और लास्ट क्लास में मैंने प्लास्टिड इनफैक्ट जिक्र किया था। प्लास्टिड के अंदर जो है एग्जाम्पल में क्लोरोप्लास्ट एक उदाहरण है, ठीक है। तो लास्ट क्लास की अगर बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने समझाया आपको। जो लोग नए हैं पुराने लेक्चर्स को जाके जरूर रेफर करें, तब जाके ये लेक्चर्स आपको उस तरीके से समझ में आएगी जिस तरीके से मैंने समझाया है। ये सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं मैं समझा रहा हूं, यूज है। जैसे आज आप देखोगे कुछ C3 प्लांट्स का मैं कुछ जिक्र करूंगा, C4 प्लांट्स का, कुछ CAM प्लांट, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट्स होती हैं उनकी जिक्र करूंगा। और ये बायोम में आप पढ़ोगे। बायोम जब पढ़ोगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में, जो कि टफेस्ट पार्ट लोग मानते हैं, ठीक है, बट आपको लगेगा नहीं क्योंकि वो मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं लगेगा, ठीक है। वो देखोगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब। बट क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट मुझे पता है क्या यूज होने वाली है बायोम में, आपको हर चीज क्लियर करके दे रहा हूं। और जितना है वहां पर हम लोग यूज भी करेंगे। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलती जा रही है। जहां जहां यूज होना है मैं बताते भी चलता हूं थोड़ा बहुत आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने बात की। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए सेल की बात हम करते हैं नॉर्मली, आपको थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। सेल की जब बात करते हैं तो एक सेल हमारे पास है जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि जीवन की इकाई है, ठीक है। मैंने बताया था आपको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। और उसके अंदर अब जाते हैं तो सेल में अगर देखें तो सेल की मेम्ब्रेन है, एक बाहर से सेल की मेम्ब्रेन जो कि आउटर एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करता है। सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडिंग से सेपरेट करता है सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है ना। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी और प्लांट सेल में भी होगी, बट अंतर ये होगा कि प्लांट सेल में एक सेल वॉल हो जाएगा, कोशिका भित्ति, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। बट नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं। तो सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, ठीक है। और प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं। कुछ उसकी मॉडल्स है। मैं जरूर आपको सेल मेम्ब्रेन पे और सेल वॉल पे एक लेक्चर जरूर थोड़ा सा 20-25 मिनट का लेक्चर बना के आपको बताऊंगा, जितनी आपके एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है जरूर बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन पे मैंने हल्का हल्का जिक्र जरूर किया है आपसे कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं, लिपिड होती है ना, तो मैंने कुछ कुछ बताया आपको, बट थोड़ा सा मैं और आके बताऊंगा, ठीक है। कुछ मॉडल्स है, कुछ मॉडल्स के नाम और साइंटिस्ट का नाम आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली मैंने बताया बार बार, और उसका मतलब आपको अच्छे से समझा दूंगा जब मैं सेल मेम्ब्रेन लेके आऊंगा। कोशिका भित्ति अलग से पढ़ेंगे उसी में, ठीक है। सेल वॉल की बात और सेल मेम्ब्रेन की बात एक साथ कर लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां है? सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही अंदर आओगे तो मैंने बताया था साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स कोशिकांग होते हैं, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एक पढ़ा दिया, पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड, प्लास्टिड मैं आज पढ़ाऊंगा, कल मैंने पढ़ाया है। तो मैंने कल में आपको क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा दिया है। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बनाई थी, फिर से डायग्राम बना के फटाफट क्लोरोप्लास्ट आज पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम होंगे जो कि आपको वही साइटोप्लाज्म में ही सारे हैं। लाइसोसोम हो गया जो सुसाइडल बैग कहे जाते हैं, आत्महत्या की थैली। उसके बाद राइबोसोम हो गया, प्रोटीन फैक्ट्री है, गॉल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गए। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और बीच में आपको एक न्यूक्लियस मिल जाएगा। अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हो तो बीच में होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, ये आप जानते हो। गुणसूत्र की बात कर रहे हैं और मैंने बाकी चीज आपको बता दी है, सब चीज बता के आ रहा हूं, जस्ट रिवाइज करा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखोगे जितना मैंने आपको बताया है सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, उसको ध्यान रखना है। और अगर बात करूं आज तो प्लास्टिड की बात करता हूं। प्लास्टिड मैंने आपको प्लास्टिड को बताया था कि प्लास्टिड की पहली बार ये टर्म है, प्लास्टिक टर्म ये दिया था सिम्पर ने। सिम्पर ने प्लास्टिड टर्म को दिया था, सिम्पर ने ये टर्म, ये जो शब्द है प्लास्टिड, लवक, प्लास्टिड, ठीक है, ये जो टर्म है किसने दिया था? सिम्पर। और सिम्पर की बात मैंने कुछ और बताई थी कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो मैंने बताई थी आपको याद है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, उसमें लिन मार्गुलियस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट का नाम मैंने बताया था, लेकिन उसमें ये भी इन्वॉल्व है, सिम्पर का भी नाम आता है और अल्टमैन
जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था उनका भी नाम आता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। लिन मार्गुलियस ज्यादा फेमस है थोड़े, बट ये भी लोग उनमें नाम उनमें आता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में। प्लास्टिड टर्म पहली बार सिम्पर ने दिया। ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिड की जो टर्म है, शब्द का प्रयोग पहली बार सिम्पर ने किया, और प्लास्टिड को डिस्कवर किसने किया था? हिकल ने किया था, हिकल। ठीक है, हिकल की बात हम करेंगे और कहां? एनवायरमेंट इकोलॉजी में। तो प्लास्टिड को डिस्कवर किया हिकल ने और प्लास्टिड शब्द को दिया सिम्पर ने, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं तो प्लास्टिड के हम लोग क्या किए, प्लास्टिड को अगर बात करें तो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा ऑर्गेनल कोशिकांग अगर कोई पूछे तो प्लास्टिड है वो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और प्लांट कोशिका में। और एनिमल कोशिका में बात करोगे तो आपसे कोई पूछे एनिमल कोशिका में बताओ, तो एनिमल कोशिका में कौन सा होगा? एनिमल कोशिका में देखिए, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म बोल रहा हूं मैं, पूरा नहीं बोल रहा हूं, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं ले रहा हूं मैं। साइटोप्लाज्म में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। किसमें? एनिमल सेल में। ठीक है, और प्लांट सेल में लार्जेस्ट कौन है? प्लास्टिड। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा ऑर्गेनल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल प्लास्टिड है, लेकिन प्लांट सेल में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि एनिमल सेल में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन पहला फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल प्लास्टिड है प्लांट सेल में, सेकंड लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में सबसे लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म में है वो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही है, तो इतना ध्यान रखोगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड को पिगमेंट के आधार पे 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की बात की थी। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट की जो मैंने बात की थी, ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, मतलब कलरलेस, कोई पिगमेंट नहीं होगा, उसमें ल्यूकोप्लास्ट आ जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट में मैंने 3 एग्जांपल दिया था। 3 एग्जांपल में पहला एग्जांपल अगर बताऊं तो एमाइलोप्लास्ट जिसमें एमाइलम बोलते हैं, एमाइलम स्टोर करता है, मतलब कि स्टार्च को ही एमाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करेगा, ये हो गया। आलू हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, आप जानते हो सीरियल्स हो गए, इसमें स्टार्च स्टोर होता है। बहुत सारे स्टार्च के सोर्सेज में वहां बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो स्टार्च स्टोर हो रहा है एमाइलोप्लास्ट में। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट का एग्जांपल है कौन सा? इलायोप्लास्ट मैंने बताया था फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, तीनों का मतलब एक ही है, नाम एक ही है। ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, इतना ध्यान रखना है। कहां कहां मैंने बता दिया था, सीड वगैरह आपको पता है कि सीड में ही, आप जानते हो ना, सोयाबीन सीड हो गया, तो सीड्स में प्रोटीन स्टोर होते हैं, और वो कहां होता है? एक्चुअली एल्यूरोप्लास्ट में या प्रोटीनोप्लास्ट में, तो वो स्टोर करता है प्रोटीन। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट के बाद। क्रोमोप्लास्ट की मैंने बात की थी, क्रोमा मीन्स कलर होता है, तो कलरफुल, जितनी भी कलरफुल दुनिया दिख रही है वो पिगमेंट के कारण दिख रही है, और क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है, पिगमेंट भरे हुए हैं, इसीलिए क्रोमा मीन्स कलर बोलते हैं, कलरफुल। तो पिगमेंट, फूलों का कलर इसी कारण, फलों का कलर इसी कारण। तो पिगमेंट मैंने बात की थी कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट। थोड़ा सा पिगमेंट की बात आज जरूर करूंगा क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते वक्त बीच में। तो पिगमेंट कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है, जिसमें कैरोटीन है और जेंथोफिल है। कैरोटीन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीला कलर वगैरह देता है। ठीक है ना, पीला कलर। तो ये चीजें मैं आज आपसे थोड़ा सा पिगमेंट्स के बारे में बात कर लूंगा। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड्स एक पिगमेंट है, फाइकोबिलिन्स एक पिगमेंट है। ठीक है, इनकी थोड़ा सा जिक्र आपसे करूंगा। तो क्रोमोप्लास्ट मैंने बताया था कि क्रोमोप्लास्ट कलरफुल के लिए जिम्मेदार है। कलरफुल चीजें जो है, फूल का कलर हो गया, फलों का कलर हो गया, ये सारी चीज के लिए क्रोमोप्लास्ट है। वो भी कौन सा कलर? ग्रीन को छोड़ के। ग्रीन कलर जो है रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, वो ग्रीन कलर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जैसे कि टमाटर है, टमाटर जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है। ग्रीन होता है क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल उसके अंदर है। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर। जैसे जैसे उसकी समय बढ़ते जाती है, मतलब कि वो धीरे धीरे पकता जाता है और वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो थी ग्रीन कलर, वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ तो क्रोमोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट में एक एग्जांपल आता है लाइकोपिन। वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण हमारा टमाटर लाल हो जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ग्रीन कलर का टमाटर, हरा कलर का टमाटर, कच्चा टमाटर हरा हरा होता है, वो पक गया तो लाल हो गया, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो हरा टमाटर था वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो गया, पका हुआ टमाटर लाल टमाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कलर क्यों है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। वो किसमें आता है लाइकोपिन पिगमेंट? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताई थी। बाकी फूलों का कलर इसलिए क्योंकि दूसरे एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन करा देंगे। अब जाएंगे वहां पे तो पराग कण को भी लेके चले जाते हैं। बाकी कैसे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा जरूर बाद में, जब मैं पॉलिनेशन समझाऊंगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग फूलों के कलर है, फ्लावर्स के कलर है। अट्रैक्शन के लिए अलग अलग एनिमल अट्रैक्ट होंगे, जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तीसरी बात, फलों के जो कलर हैं ताकि एनिमल्स अट्रैक्ट हो, फल खाएंगे, सीड का डिस्पर्सल कर देंगे, बीजों का डिस्पर्सल कर देंगे और पौधों की जनरेशन ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्योंकि पौधे तो बेचारे चल नहीं सकते हैं कि कहीं गए और बीज लगा दिए खेत में जाके, ऐसा तो है नहीं। तो बेचारे फल बनाते हैं, रंग बिरंगे फल बनाते हैं, इंसान खाते हैं, जानवर खाते हैं, उनकी बीज कहीं फेंक देते हैं, वही बीज फिर से जन्म लेके जर्मिनेट करके और फिर से एक पौधा बन जाता है। तो सीड डिस्पर्सल के लिए भी रंग बिरंगे के फल पौधे बनाते हैं। वो रंग बिरंगा क्यों है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, जिसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट के कारण ही सारा कलर आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जिक्र किया था। क्लोरोप्लास्ट की आज बात करता हूं। ठीक है, पिगमेंट थोड़ा बताऊंगा। देखिए 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं, जानना जरूरी है। जैसे कोई पूछे कि आम का पीला कलर क्यों? आम का सीजन आ रहा है, मेरा फेवरेट फ्रूट है आम, मेरा फेवरेट है। आम का सीजन आ रहा है, आम का पीला कलर क्यों होता है? जब आम कच्चा होता है तो हरा होता है। अभी आपको 1 महीने में दिख जाएगी आम, जब दिखेगा ना तब छोटा छोटा तो हरा कलर दिखेगा। जब आम पक जाएगी तो पीला होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जब कच्चा है हरा हरा दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर है, क्लोरोफिल है, अभी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अभी बढ़ रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है। जैसे वो पकने लगेगा, चाहे पेड़ पे चाहे कार्बाइड डालकर पका दो, पकेगा, पीला हो जाएगा। पीला हो जाएगा तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। क्रोमो कलरफुल। अब कलर कौन सी आई है? पीली आई है। पीली इसलिए आई है क्योंकि कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट में एक कैरोटीन भी होता है, मैंने बताया था। और कैरोटीन में बीटा कैरोटीन भी होते हैं। वो बीटा कैरोटीन के कारण आम पकता है तो पीला दिखता है। तो पीला कलर बीटा कैरोटीन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनॉइड्स ही है, जैसे लाइकोपीन एक एग्जांपल में बताया था। ठीक है, तो हर चीज का लिंक है। आम, फल जितने मैंने बता दिए, फूलों के बारे में सब चीज ध्यान रखना है। मैंने लास्ट क्लास में भी रिवाइज कराया था, अभी भी मैंने रिवाइज करा दिया। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में अगर समझना है तो क्लोरोप्लास्ट सुनते जाना। आज C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स की थोड़ी डिस्कशन करूंगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन में बताऊंगा मैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को समझना जरूरी है बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट। और कौन सी फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्रकाश संश्लेषण। तो ऐसा भी है कि कोई बिना ऑक्सीजन का भी फोटोसिंथेसिस होती थी क्या? हाँ, अर्ली एटमॉस्फेयर में चले जाओ, अर्ली अर्थ में फोटोसिंथेसिस होता था। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस करते थे, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी उस समय। क्यों? क्योंकि हम जो अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें CO2 लेंगे एटमॉस्फेयर से मेनली, और वाटर लेंगे और फिर बन जाएगा हमको कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। लेकिन ये जो वाटर हम ले रहे हैं, पहले के एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेसिस करते थे, प्रक्रिया ये करते थे सनलाइट के द्वारा, लेकिन वाटर के जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे, H2S। जैसे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया, खत्म होते गया, ये खत्म हो गया तो वाटर पे जाके शिफ्ट हो गए थे वो। जैसे ही वाटर पे शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन है यहीं पे, ऑक्सीजन इसकी वाटर की फोटोलिसिस हुई, टूटा ये और ऑक्सीजन रिलीज होने लगे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन की क्रांति आ गई, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन आ गया। समझ में आया? मैंने बताया था कौन किया था? साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल थे। तो कहानी ये है कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक भी होती है, जैसे प्लांट वगैरह करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजनिक भी हुआ करती थी, अर्ली एटमॉस्फेयर में थी उस समय। साइनोबैक्टीरिया वगैरह अगर बात कर लो, उससे पहले चले जाओ। साइनोबैक्टीरिया तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। उससे पहले जो तो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स वगैरह बात कर लो, अलग बैक्टीरिया बात कर लो, वो लोग वाटर नहीं यूज करते थे, वो लोग हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे वाटर के स्थान पे। जैसे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड खत्म होती चली गई, यूज करते गए, तो जब खत्म होती चली गई तो वाटर पे जाके शिफ्ट हो गए सारे ऑर्गेनिज्म। और वाटर पे जब शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन यहां मिली, ये ऑक्सीजन जाके फोटोलिसिस हुई, टूटा ऑक्सीजन और जाके ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी भी फोटोसिंथेसिस होती थी जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता था। उसमें सोर्स जो था हाइड्रोजन में, देखो
हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया जाता था बैक्टीरियाओं के द्वारा, प्रोकैरियोट्स के द्वारा, ठीक है। और जब साइनोबैक्टीरिया आके वाटर वगैरह यूज करने लगे और ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे तो ऑक्सीजन की रिवॉल्यूशन आई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ा और फिर ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म हमारे एटमॉस्फेयर में आने लगे, अर्थ पे डेवलप होने लगे, ठीक है। प्लांट के रूप में समझ लो, अलगी के रूप में समझ लो, ऐसे, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया, बाकी फोटोसिंथेसिस में आपको समझाऊंगा। देखो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेन में बात कर लूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, थोड़ा सा उसको रिवाइज करा, उसके अंदर की चीजें आपको पढ़नी है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी, इसलिए बनाया जाता है। और सिर्फ यही शेप नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर शेप आपको बना के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। बुक वगैरह में जाओगे ऐसा ही शेप आपको ज्यादा दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कनेक्टेड है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। ये और ये है क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, आउटर बाहरी मेम्ब्रेन है, किस चीज की बनी होगी? प्रोटीन लिपिड की बनी होगी, लाइपोप्रोटीन। ये इनर मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे ही यहां पे भी है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये याद रखना है। और ये बना किस चीज से है? लिपिड प्लस प्रोटीन से, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन ही बोला जा सकता है, लिपिड प्लस प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, ये हो गया। उसके बाद देखो ये जो है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना ये भाग है, बेसल फ्लूइड जो है, एक तरीके से मैट्रिक्स है जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा बोलते हैं। उसके बाद देख लो, ये एक को मैंने समझाया था, ये एक मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, मेम्ब्रेन नुमा झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, एक क्वाइन नुमा सिक्के नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, चार सिक्का एक दूसरे पे रखे हुए हैं, पाइलअप किए गए हैं। तो ये एक सिक्के को लो, एक मेम्ब्रेन को ले लो, एक क्वाइन को ले लो, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। पूरे थाइलाकॉइड के लो, 1 2 3 4 मैंने बनाया है, वैसे 25 30 40 50 तक हो सकते हैं, कोई उसमें गुंजाइश ये नहीं है कि बस 4 ही होगा जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, पाइलअप ज्यादा भी हो सकता है। ये 4 मैंने दिखाया है, 20 25 30 तक भी होते हैं, 50 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। उतनी डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी है, बट एक नॉर्मल में आपको समझा रहा हूं। तो एक को बोला थाइलाकॉइड, पूरे को बोला ग्रेनम, पूरे को ग्रेनम बोला, ठीक है, पूरे को। और ये ग्रेनम हो गया पूरा, ये एक ग्रेनम हो गया, ये एक ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम हो गया, जितने भी ग्रेनम हो गए क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबको मिला के बोलेंगे ग्रेना, कलेक्टिवली, ठीक है, ग्रेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक को बोला थाइलाकॉइड, पूरे को बोला ग्रेना, और सारे ग्रेना को ले लो मिला के बोलते हैं ग्रेना। सारे ग्रेनम को ले लो, सारे ग्रेनम पूरे, ये इसको मिला के ग्रेनम बोलते हैं, ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, सारे ग्रेनम को मिला के ग्रेना बोलते हैं। इतना समझ में आया? मैंने लास्ट क्लास में उसको बताया था। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, याद है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? जरूर याद करो, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्रेब्स साइकिल की एंजाइम्स मिलते हैं उस मैट्रिक्स में, उस फ्लूइड में, उस द्रव में जो मैट्रिक्स के अंदर भरा हुआ है। जैसे कि आइसोसाइट्रेट एक एंजाइम था, एंजाइम याद नहीं करना आपको, फिर भी बता दे रहा हूं। आइसोसाइट्रेट एक एंजाइम है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, फ्यूमरेज एक एंजाइम है, एक काइनेटीज एक एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम्स है, डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेज, फ्यूमरेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स वहां पे भरे हुए हैं, और भी एंजाइम्स है, तो वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भरे हुए हैं, जो कि आपको क्रेब्स साइकिल में वो यूज होंगे, वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम बता रहा हूं। लेकिन यहां स्ट्रोमा में भी एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स भरे हुए हैं ये भी कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं। जैसे वहां पे एंजाइम्स क्रेब्स चक्र में यूज होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पे जो एंजाइम्स है स्ट्रोमा में जो भरे हुए एंजाइम है, ये एक एंजाइम की बात कर लू रुबिस्को, एक एंजाइम मैंने बात कर लू रुबिस्को, और रुबिस्को
जानते हो कि हर एंजाइम एक प्रोटीन होता है, हर एंजाइम एक प्रोटीन है एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम नहीं होती है, प्रोटीन नहीं होती है, वो आरएनए है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो मतलब एंजाइम्स प्रोटीन ही होते एक तरीके से। तो बाकी मैं बताऊंगा आपको जो प्रोटीन पढ़ाऊंगा। तो यहां पे जो एंजाइम भरा हुआ है जो कि एक राइबोजाइम है, जो कि एक रूबिस्को है। रूबिस्को जो एंजाइम है या प्रोटीन, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलती है वो रूबिस्को है। रूबिस्को का फुल फॉर्म शायद आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन कभी मोस्ट एबंडेंट है तो पूछा जा सकता है। रिबिलोज 1,5 बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये फुल फॉर्म है एनसीईआरटी के हिसाब से। बाकी दूसरे बुक्स में ऑक्सीजनेज को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। रूबिस्को, तो यहां पे एक एंजाइम है रूबिस्को स्ट्रोमा में, और वो एंजाइम यूज होगा, कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, अभी सुनते जाओ, ठीक है। ये आपका बेस बन रहा है फोटोसिंथेसिस समझने के लिए। ये आपका बेस बन रहा है कि फोटो ऑक्सीडेशन कैसे बचाती है पिगमेंट्स, ये मैं बताऊंगा। बायोम के लिए बेस बन रही है, यहां के लिए बेस बन रही है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, यूपीपीसी से पूछा गया है, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बेस बन रही है आपकी, ये हो गया। उसके बाद देखो एक थाइलाकोइड, सबको ग्रेनम, सारे ग्रेनम को मिला के ग्रेना। ये जो चैनल दिख रही है ना, एक तरीके से जोड़ रहा है, थाइलाकोइड्स को जोड़ रहे हैं, ग्रेनम को जोड़ रहा है। ये चैनल्स जो बनी हुई है ना, ये चैनल्स को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको शायद, फ्रेट चैनल। इसका तीसरा नाम भी है, चलो तीसरा नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रोमा लैमिली और फ्रेट चैनल भी बोलते हैं, जो कि इनको जोड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी ये फ्लूइड जो भरा हुआ है द्रव पदार्थ, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोमा में एंजाइम्स भरे हुए हैं, जिसमें से मेन एंजाइम रूबिस्को है, जो कि एक मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी है एक तरीके से अर्थ के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं तो ये आप समझ चुके हैं कि इसके अंदर, अब इसके अंदर घुसो। अब अंदर घुसोगे, ये थाइलाकोइड के अंदर घुसा आपने, थाइलाकोइड के अंदर घुसो, इसके अंदर देखोगे घुस के तो आपको कुछ पिगमेंट नजर आएंगे, ठीक है। पिगमेंट्स नजर आएंगे, उसको बोलते हैं क्या पता है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हो तो ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की मैंने बात की थी, तो ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल यहां पे मिल जाएंगे। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, यही तो कलर दे रहा है ना, ग्रीन कलर क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे थाइलाकोइड के अंदर पिगमेंट्स, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगर बताऊं आपको तो इसके बाद अगर आप ध्यान रखोगे तो इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि क्या है इसके अंदर जो आपको और जानने की जरूरत है, क्या है इसके अंदर जो आपको और जानने की जरूरत है। जैसे कि यहां पे देखोगे तो आपको स्ट्रोमा में ही कुछ ग्रेन्स मिल जाएंगे, स्टार्च के ग्रेन्स टाइप मिल जाएंगे, स्टार्च ग्रेन, ठीक है। स्टार्च ग्रेन्स, और भी चीजें होती हैं, बस मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं, ठीक है ना। स्टार्च ग्रेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रोमा में ही आपको मिल जाएंगे, स्टार्च के ग्रेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर देखोगे तो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम मिलते हैं, जिनका मैंने बार बार जिक्र किया है कि उत्पत्ति कैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की हुई है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में। वही रीजन जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, सारा रीजन यहीं पे है कि यहां क्यों पाया जाता है प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर का डीएनए या आरएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सारा मैंने रीजन समझाया है, जो नए होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, जो पहले से वीडियो देखते आ रहे वो समझ जाएंगे। भैया पढ़ाई है ये, तो पिक्चर तो है नहीं आजकल कि बस आए नहीं देख लिए समझ लिए, पूरा आप पहले से देखते हो सब समझ में आएगा। वैसे मैंने पढ़ाया है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो कि प्रोकैरियोट के कैरेक्टर है, और 70s राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन मैंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बार बार समझाया कि कैसे उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब ये समझो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये सारा समझ लिया आपने, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ऑल एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा में मैंने एक एंजाइम बताया रूबिस्को, इसके अंदर सारे एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए सब मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की जब बात करूंगा तो उसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम चाहिए वो स्ट्रोमा के अंदर है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन की बात होती है। लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश अभिक्रिया, वो ग्रेनम में होती है, वो थाइलाकोइड में होता है, ठीक है। समझ में आया? दो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की,
लाइट रिएक्शन यहाँ होगा, क्लोरोफिल यहाँ है तो यही होगा ना लाइट रिएक्शन। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही तो बनता है ना, CO2 H2 जुड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो भैया लाइट रिएक्शन यहाँ होगा क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ है। डार्क रिएक्शन जो है वो यहाँ होती है स्ट्रोमा में, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, जैसे रूबिस्को। तो इसलिए डार्क को डार्क क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको जब समय आएगी, फोटोसिंथेसिस जब समझाऊंगा। राइट नाउ जस्ट फीलिंग के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इतना आपने समझा। उसके बाद अगर बताऊं आपको तो क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है, और ये समझ जाओ कि जो मेम्ब्रेन है ये एक एक मेम्ब्रेन जो है एंगस्ट्रॉन में थिक होती है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं समझ लेना। 50 से 60 एंगस्ट्रॉन की थिकनेस होती है एक एक मेम्ब्रेन की, 50 से 60 एंगस्ट्रॉन की थिकनेस, ठीक है। तो ये 50 से 60 एंगस्ट्रॉन के आसपास की थिकनेस होती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बता दूं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो थाइलाकॉइड मैंने बताया है, ये 4 मैंने ड्रॉ किया लगभग, ये 4 नहीं 20 से 50 तक हो सकते हैं ये, ठीक है ना। ये तो ये एक तरीके से कॉइन नुमा है जो कि 20 से 50 तक हो सकता है, मैंने 4 दिखा के आपको बना के दिखाया है थाइलाकॉइड्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर जानोगे तो उसके बाद देखो थाइलाकॉइड के अंदर ही आपको यहाँ पे जो पिगमेंट मैंने बताया है, एक्चुअली पिगमेंट जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉडी होता है, एक संरचना होती है यहीं पे, उसको क्वांटाजोम बोलते हैं। एक्चुअली क्वांटाजोम उसको बोलते हैं, क्वांटाजोम्स। क्वांटाजोम्स जो होते हैं यहीं पे पाए जाते हैं। एक्चुअली पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट वो क्वांटाजोम्स में होते हैं। इसमें क्वांटाजोम्स में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट आपको एक्चुअली पाए जाते हैं क्वांटाजोम्स में। अब क्वांटाजोम्स क्या है, क्वांटाजोम्स को पहले समझना, थोड़ा समझ लो। जैसे कि जीवन की इकाई क्या है, आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कोशिका, कोशिका जीवन की इकाई है, ठीक है भैया, जिससे पूरी शरीर हमारी बनी है। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है तो बताओगे क्वांटाजोम्स, क्योंकि क्वांटाजोम्स जो है वो थाइलाकॉइड के अंदर होते हैं, और वहीं पे क्वांटाजोम्स के अंदर ही आपको जाएंगे पिगमेंट मिल जाएंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट जो आप जानते हो, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है एक क्वांटाजोम्स में बात करोगे, एक क्वांटाजोम्स में, एक क्वांटाजोम इनके अंदर निकालो, एक क्वांटाजोम निकालोगे, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट एग्जैक्टली 230 के पास होता है। 230 क्लोरोफिल पिगमेंट एक क्वांटाजोम में होते हैं, और क्वांटाजोम कहां है, थाइलाकॉइड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो पिगमेंट बताया जाता है ना कि थाइलाकॉइड में पिगमेंट है, वो थाइलाकॉइड में नहीं, वो क्वांटाजोम में पिगमेंट होता है, ठीक है ना। क्वांटाजोम यहीं पे स्ट्रक्चर होती है थाइलाकॉइड में ही, और वो क्वांटाजोम के अंदर 230 पिगमेंट एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। और लगभग 200 से 250 बोल दिए जाते हैं, 230 एग्जैक्ट है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो थाइलाकॉइड में बहुत सारे क्वांटाजोम होंगे, एक में इतना है 230, ऐसे इसके अंदर क्वांटाजोम बहुत सारे हैं, ठीक है, थाइलाकॉइड के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करूं तो स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, इसमें ही आपको ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिल जा रहा है, ठीक है। और ये राइबोसोम स्ट्रोमा में ही है, ठीक है। 70S राइबोसोम आप जानते हो प्रोकैरियोट की कैरेक्टर है, एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होती है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से। और बाकी इसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वगैरह निकाला जाता है, आपको वो सब चीज ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर बात करूं तो प्रोटीन की मैंने बात कर दी, रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है अर्थ के ऊपर, रूबिस्को। और रूबिस्को का फुल फॉर्म जानना है, मैं बता दूंगा, लिख दूंगा फुल फॉर्म, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद अगर बताऊं आपको तो स्ट्रोमा में केमिकली देख लो, क्लोरोप्लास्ट का टोटल केमिकली देख लो, केमिकल कंपोजिशन क्लोरोप्लास्ट में क्या है तो 35 से 55% प्रोटीन है, लिखोगे क्लोरोप्लास्ट में केमिकली क्या है रासायनिक रूप से, तो 35 से 55% प्रोटीन लिखेंगे। 35 से 55% प्रोटीन है, 20 से 30% लिपिड है, वसा जिसको बोलते हैं, 9% के आसपास कार्बोहाइड्रेट है जो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं अलग से। उसके बाद 3 से 4% न्यूक्लिक एसिड है, 3 से 4% आपको नाभिकीय अम्ल मिल जाएंगे, जिसमें से डीएनए जो है वो कम है, आरएनए ज्यादा है। डीएनए 0.1% के आसपास है, और आरएनए जो है वो 3 से 7% के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 3 से 4% न्यूक्लिक एसिड आप ध्यान रखोगे, जिसमें से डीएनए कम होता है, 0.1% के आसपास आपको होती है, ठीक है। इतनी डिटेलिंग तो नहीं जाननी है आपको, फिर भी इतना ध्यान रखना कि न्यूक्लिक एसिड जो क्लोरोप्लास्ट में है, डीएनए दिख रहा है ना, तो वो आपको आरएनए भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आरएनए भी होता है, ऐसा मत समझ लेना कि आरएनए नहीं है, बस डीएनए छिपा हुआ है, आरएनए भी है। 20S 60S आरएनए होते हैं यहाँ पे, 23S एंड 16S आरएनए यहाँ पे होते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा में। लेकिन वो आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतनी हाई लेवल पे आपको नहीं जानी है, ठीक है। उसके बाद अगर बताऊं आपको तो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट तो होंगे, क्रोमोप्लास्ट में भी थे, यहां पे क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट यहां पे भी हैं, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट जो होते हैं वो यहां पे भी है, जो आपको मैंने बताया था कि जेंथोफिल कैरोटीन उसके अंदर आते हैं, तो यहां पे भी मिल जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में भी। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट,
कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट भी होते हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट कितना है? कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट जो है 4 से 5% होते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप लिख लेना। ठीक है, अब पूछ दिया ना कि क्लोरोप्लास्ट में कितना पिगमेंट होते हैं कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट, तो हो गया काम खत्म। क्योंकि कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कलर देख रहे हो फूलों के, फलों के, सब तो यही दे रहे हैं, और बाकी पिगमेंट में थोड़ा सा आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, अलग से। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी बहुत जानकारी। अब आपको बताता हूं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की थोड़ी जानकारी आप ले लो। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल अर्थ पे, तो रुबिस्को। मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल कौन सा है जो सारे पौधे में आपको मिल जाएगा? कौन सा क्लोरोफिल है जो सारे पौधे में मिल जाएगा? मोस्ट एबंडेंट कौन सा है पता है? उसकी फॉर्मूला क्या है? ये केमिस्ट्री में भी घुस जाएगी क्वेश्चन, जनरल साइंस का भी घुस जाएगा, बायोलॉजी में भी घुस जाएगा, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप नोट करो पहले, फिर इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद आगे आपको बताता हूं। ठीक है, इसको नोट करो, आप पहले नोट कर लो। ठीक है, और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था ना, अलग अलग जगह पे। लीवर सेल में मैंने बताया था 1200 के आसपास, 1000-1200 के आसपास होती है लीवर सेल में। अलग अलग सेल में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट का नंबर, एक नंबर, जैसे यूलोथ्रिक्स एक होता है। यूलोथ्रिक्स जैसे आपने नाम सुना होगा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, अलगी होते हैं सवाल। तो यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनास सब में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सिंगल वन, एक। किसमें? यूलोथ्रिक्स। आ गया तो फिर पता नहीं, घूमते रह जाओगे। और क्लेमाइडोमोनास सब क्या है? अलगी है, एक तरीके से शैवाल, अलगी। ठीक है, ये एक होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर एक होता है, सिर्फ एक, संख्या में एक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करोगे नॉर्मल लीफ सेल की बात कर लो, जो नॉर्मल हमारी पत्तियां होती है ना, लीफ सेल, पत्तियां, लीफ सेल, नॉर्मल लीफ सेल, कोई बीमारी ना हो, नॉर्मल लीफ सेल में 20 से 40 के आसपास लगभग क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर, 20 से लेकर 40 तक नॉर्मल लीफ सेल में, नॉर्मल पत्तियों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 20 से 40 जो नॉर्मल पत्तियां होती हैं। और बाकी एक किसमें होता है? यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये अलगी होती हैं, शैवाल होते हैं, इसमें एक होता है। ठीक है, और स्पाइरोगायरा का नाम सुना आपने? स्पाइरोगायरा में 1 से लेकर 24 तक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाते हैं। स्पाइरोगायरा, इनकी नाम जिक्र करूंगा जब मैं किंगडम वगैरह पढ़ाऊंगा ना आपको, प्लांट किंगडम वगैरह, वहां पे। ठीक है, स्पाइरोगायरा में भी याद कर लो, स्पाइरोगायरा, इसमें लगभग 1 से लेकर 24 तक क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाएंगे, 1 से लेकर 24 तक। ठीक है, स्पाइरोगायरा में। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी अब आगे चलते हैं। क्वांटाजोम्स आपको पता चल गया। क्वांटाजोम्स को पिगमेंट की थैली बोल सकते हो भाई, पिगमेंट भरा हुआ है, एक्चुअली क्लोरोफिल जो उसी में भरा हुआ है ना क्वांटाजोम्स में, 230, तो पिगमेंट की थैली है। ठीक है, तो ये है क्वांटाजोम्स, जो कि थाइलाकॉइड के अंदर एक क्वांटाजोम मैंने दिखाया जिसके अंदर 230 क्लोरोफिल पिगमेंट है। एक थाइलाकॉइड में बहुत सारे क्वांटाजोम्स हो सकते हैं, मैंने एक में दिखाया है 230। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करूं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है तो आगे लिखना पड़ेगा कि क्लोरोफिल मोस्ट कॉमन कौन है, सबसे कॉमन। ये लिख लो, नोट कर लो, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन भी बोलते हैं, ग्रीन प्लास्टिड भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तो ग्रीन इसलिए बोल रहे हो। ठीक है, पत्तियां ग्रीन क्यों होती है, किसी को पता है? क्योंकि ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जो लाइट आती है ना, तो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए ग्रीन कलर को दिखती हैं। ये कोई भी कलर आपको दिख रहा है ना, उसका कोई रीजन है, रिफ्लेक्शन वगैरह कोई है। बाकी फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। ठीक है, स्टेम में क्लोरोफिल होगा कि नहीं? स्टेम में, तना में, उसमें भी होता है। अरे भैया, जब पतझड़ का समय आता है, पत्ता सारे गिर गए, तो पौधा थोड़ी ना मर जाएगा, खाना नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां तो गिर गए पतझड़ के समय में, तो बचा क्या? स्टेम, टहनी। तो टहनी में क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, रहता है। ठीक है, तभी तो कर पाते हैं ना फोटोसिंथेसिस वो, जब पत्तियां गिर जाती हैं। लेकिन पत्तियां में ज्यादा होते हैं, लिप्स में ज्यादा होते हैं। लिप्स नहीं है तो फिर स्टेम में भी हो जाता है, लेकिन इफिशिएंटली ज्यादा होगा पत्तियों में। ठीक है, तो मैंने बता दिया पत्तियों में लगभग आपको जितना है मैंने आपको बता दिया। अब देखो, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल अभी सुन लो, उसके बाद मैं पिगमेंट अलग से पढ़ाऊंगा, फिर से क्लोरोफिल रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, ये ए जो है ना, साइनोबैक्टीरिया नाम सुनते हो? साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन किया, ऑक्सीजन की क्रांति आई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस पहली बार उसने किया।
पूरी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया, बाकी फिर जानवर, बाकी जीव फिर ऑक्सीजन की सहायता से आगे बढ़ने लगे, जीने लगे और उत्पन्न होने लगे। ठीक है, वो है क्लोरोफिल ए उनके अंदर था, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है, और उसी के कारण उसने ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुई थी। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला अगर देखोगे तो इसमें फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये आपको मिल जाएंगे, मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है, तो C55 H72 कार्बन हाइड्रोजन हो गया। क्लोरोफिल में देखिए, क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल जो होती है इसकी स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, इनफैक्ट वो नीट के एग्जाम में भी ड्रॉ नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अगर मैं ड्रॉ करूं ना तो शायद पूरा बॉडी भर जाएगा, छोटा छोटा करूंगा ड्रॉ तो शायद यहां तक आएगी। ठीक है, हेड होता है, टेल होता है उसके अंदर, इसलिए ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर आपको यहां पे लगेगा जब मैं ड्रॉ करूंगा तो। ठीक है, तो C55 H72 O5 N4 Mg और यहां पे होता है मिथाइल ग्रुप। ये है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, C55 H72 O5 N4 Mg मैग्नीशियम, और यहां पे होता है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला के रूप में पूछ ले। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल समूह है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में मिथाइल, एल्डिहाइड, कीटोन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल है, मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कौन है? मोस्ट कॉमन, मोस्ट सबसे ज्यादा आपको दिखने को मिल जाएगा मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल, ये हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल बी की बात करोगे तो क्लोरोफिल बी में जो है वो आपको कुछ नहीं, क्लोरोफिल बी, इसका फॉर्मूला C55 H70 O6 N4 Mg, एल्डिहाइड ग्रुप होता है यहाँ पे, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है, तो C55 H70 O6 N4 Mg ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके बाद क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल डी भी होता है, ई भी होता है, लेकिन ए बी का ध्यान रखना, क्लोरोफिल सी भी होता है। इस दो का फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी भी पूछ लेगा, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल के हिसाब से क्वेश्चन बन सकती है केमिस्ट्री के आधार पे। बाकी एबंडेंट मोस्ट कॉमन क्या ऐसे बन सकता है, या क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप, ये बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस आज तक लोगों ने ऐसे बताया नहीं है, आपके एग्जाम में तो शायद नहीं बताया जाता है, तो बन सकते हैं। लेकिन जनरल साइंस आपके एग्जाम में है, बेसिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, आपको ये भी नाम नहीं पता तो फिर केमिस्ट्री क्या है फिर? ठीक है, तो ये पढ़ना है। क्लोरोफिल सी, ठीक है, क्लोरोफिल ए बी सी, सी में क्लोरोफिल सी की बात करोगे तो C35 H32, C35 H32, C35 H32, देखो अब इसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्लोरोफिल ए के बराबर ही है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी O5 N4। ठीक है, ये है क्लोरोफिल सी का फॉर्मूला, C35 H2 O5 N4 और मैग्नीशियम ये। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला क्लोरोफिल सी का, C35 H32 O5 N4 मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टर्म क्लोरोफिल जो है ये किसने दिया, ये भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन ठीक है रहने देते हैं, क्योंकि पूछने को तो वो कुछ भी पूछ लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका स्तर जो है, जो एग्जाम का स्तर बनाया गया है, लेवल, उस स्तर तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि छू लूं, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे क्लोरोफिल का पेलिटियर एंड कैवेंटन ने इसका टर्म दिया था, पेलिटियर ये टर्म दिया था। ठीक है, क्लोरोफिल टर्म जो है ना, क्लोरोफिल टर्म जो है पेलिटियर एंड कैवेंटन ने ये टर्म दिया था। टर्म क्लोरोफिल ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, क्लोरोफिल जो टर्म है ना, क्लोरोफिल टर्म ये इन्होंने दिया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बाकी स्ट्रक्चर किसने बताया, उसमें स्ट्रक्चर में ये सारी बातें आ रही हैं। क्लोरोफिल के हेड पोर्शन में टेल भी होता है, हेड में मैग्नीशियम बीच में पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल में, तो स्ट्रक्चर किसने बताया उसकी भी बात है कि स्ट्रक्चर किसने बताया, टर्म किसने दिया, तो मैंने टर्म वाली बात कह दी कि टर्म इन्होंने दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर रहने दो, टर्म पूछा जा सकता है, भाई टर्म किसने दिया, में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे क्लोरोफिल डी भी होते हैं, क्लोरोफिल ई भी होता है, बट इतना ध्यान रखना डी पे नहीं जाएंगे। मोस्ट कॉमन आपको पता है, बी पता है, सी पता है, काफी है। ये पिगमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया। अब रुबिस्को का थोड़ा फुल फॉर्म लिख लो, पता नहीं एग्जाम में पूछ लिया तो फुल फॉर्म तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अभी के एग्जाम देख के पता चल जा रही है। ईएससी का एग्जाम हुआ, मैंने बताया था, पता नहीं आईसीटी में ऐसे चीज पूछ ली गई है, अंदर घुस के गिर गए लोग। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में रेचल कार्सन की बुक है साइलेंट स्प्रिंग, द साइलेंट स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीजन साइलेंट हो चुकी है, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का चुचहाना, चहचहाना जो होती है ना, वो भी नहीं सुना गया था स्प्रिंग के सीजन में, इसलिए नाम बोला गया द साइलेंट स्प्रिंग उस बुक का नाम, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स के जो अंडे हैं डीडीटी के इंपैक्ट में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन के इंपैक्ट में, पेस्टिसाइड्स के इंपैक्ट में, डीडीटी के इंपैक्ट में जो बर्ड्स के जो एग के जो सेल होती है वो कमजोर पड़ गई और बच्चा समय से पहले ही अंडा फूट गया और बच्चा मर गया, ठीक है। जब तक समय होता कि बच्चा अंदर तैयार होता अंडे के अंदर, तब तक अंडा ही सेल जो है उसका क्रैक कर गया, क्योंकि सेल कमजोर हो गई है डीडीटी के कारण, ठीक है। तो ये जो बात है ये साइलेंट स्प्रिंग में जिक्र की गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके अंदर में से घुसा के पूछ लिया गया, 2 क्वेश्चन, सोच लो, सोचो कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये चीजें हैं। बाकी इथिक्स में बात करो, इथिक्स में भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया ईएससी के अंदर, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो आईसीटी के अंदर पूछा गया है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरीके से क्योंकि यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है ईएससी को, तो आपके एग्जाम में भी यूपीपीसीएस में देख लो, एमपीपीसीएस में देख लो, क्वेश्चन बहुत ही अब रैंडम आ रहा है। न्यूक्लिक एसिड में घुस के पूछा एमपीपीसीएस ने, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सार्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स में घुस के पूछ लिया है कि भैया कहां क्या एंड्रोजन निकल रहा है। तो इसलिए आप पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, ठीक है। रूबिलोज सब कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रूबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है इसका, कार्बोक्सिलेज। कुछ बुक तक इतना ही लिखा गया है, बट एनसीईआरटी में यहां तक लिखा गया, ठीक है। तो रुबिस्को का फुल फॉर्म मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, रुबिस्को उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है बस आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको ये है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए ज्यादा है आपको पता है, लेकिन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की जो रेशियो है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जो रेशियो है, क्लोरोफिल ए ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3:1 का रेशियो है, 3:1 में आपको है। मोस्ट कॉमन ये है, बी 3:1 में, 1 ये है, तो क्लोरोफिल ए 3 में है, ठीक है। तो 3 रेशियो में, ठीक है। तो इतना आपको जानना है, क्लोरोफिल रेशियो, क्लोरोफिल ए और बी का रेशियो जो है वो 3:1 है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए और भी चीजें हैं क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टोग्लोबुलाई होते हैं, प्लास्टोग्लोबुलाई लिपिड के ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, शायद उतना नहीं पूछना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा वो हो जाएगा। और मे भी पूछेंगे तो फिर आप लोगों के एग्जाम में कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। मैंने जितना आपको बता दिया है ना, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि मेरी एक्सपीरियंस जो है, मैंने 7 साल 8 साल में देखा है लोगों का, और जो मैंने पढ़ाया है आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा, ठीक है। रिजल्ट एग्जाम में आपको यहीं से मिलेगा, जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे। और हर चीज को समझाया है मैंने, जानबूझ के कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी वगैरह एंड नीट के लेवल पे, एमबीबीएस के लेवल पे पढ़ के बैठा हुआ हूं, पढ़ाऊंगा। नीट का मैंने थोड़ा पेंडिंग रखा है, नीट का पढ़ाना है मुझे, नीट मेडिकल एग्जाम होती है, तो निश्चिंत रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलरेडी उसमें बात ही अलग है, इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर उससे ऊपर एमटेक वगैरह भी पढ़ाऊंगा जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूंगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी। इनफैक्ट जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको ऑप्शनल, मैं बता रहा हूं ऑप्शनल से भी बढ़ के ज्योग्राफी में पढ़ के बैठा हुआ हूं। डिटेलिंग इतनी है जियोलॉजी के पोर्शन में, रॉक्स के अंदर घुस घुस के आपको डिटेलिंग करा सकता हूं मैं, लेकिन उतना ऑप्शनल में भी नहीं है, आपके यूपीएससी के ऑप्शनल में भी नहीं है। तो जिक्र करेंगे हम लोग जब ज्योग्राफी में आएंगे, जियोलॉजी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, टेंशन कुछ नहीं लेना, आपको दिखेगा जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा फिजिक्स का कैसे यूज करूंगा, बायोलॉजी का कैसे यूज करूंगा वहां पे, ठीक है। तो समय आने दीजिए। जब मैं आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ाऊंगा, वहां पे कुछ थ्योरी है, आपको अगर पता हो तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सी मिलनकोविच प्रिंसिपल है, मिलनकोविच प्रिंसिपल है ना, कुछ आपने सुना होगा, तो ऑब्लिक्विटी वगैरह, इसेंट्रिसिटी वगैरह, तो ये चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, रोटेशन मोशन क्या हो रही है सब कुछ, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बने। अब आगे आते हैं, आगे में आपको ये जानना है थाइलाकोइड, जो मैंने बताया था आपको, थाइलाकोइड याद है? थाइलाकोइड क्या है? आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? थाइलाकोइड के बारे में आपसे अगर कोई पूछे तो यही बताओगे थाइलाकोइड के बारे में कि थाइलाकोइड एक तरीके से क्या है, एक तरीके से अरेंज
हुआ है स्टैक्स में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। थाइलाकॉइड मैंने बताया था ना, एक के ऊपर एक स्टैक्स में अरेंज है। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स, स्टैक्स में अरेंज है लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। कॉइन की जो पाइलिंग कर दो, एक सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, ऐसे मैंने पाइल अप किया था थाइलाकॉइड का। तो इसी तरीके से बोल सकते हो कि थाइलाकॉइड्स आर अरेंजेज इन क्या, स्टैक्स में, स्टैक्स में अरेंजेज है लाइक द पाइल्स ऑफ क्वाइंस, क्वाइंस के पाइल्स जैसे पाइल अप किया गया है क्वाइन का, सिक्कों का, ठीक है। उसको ग्रेनम, ग्रेनम बोलते हैं, मैंने बताया था, और सारे ग्रेनम को मिला के ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बताऊं आपको तो थाइलाकॉइड को हम लोग बैगी ट्राउजर भी बोलते हैं ना। थाइलाकॉइड ऐसा बनाया था मैंने, याद है ये। तो ये एक थाइलाकॉइड, इसके अंदर जो ये जो बना है ना, मेम्ब्रेन नुमा है, झिल्ली है, ये भी लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, मैंने बताया था। और इसके अंदर का स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर का स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। वहीं पे आपको क्वांटाजोम है, उसी के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल भरा हुआ है, जो मैंने बताया। तो इसके अंदर के स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। तो थाइलाकॉइड जो है ना, ये थाइलाकॉइड, इसको बैगी ट्राउजर भी बोलते हैं। बैगी ट्राउजर, ट्राउजर पहनते हो ना, ट्राउजर, ट्राउजर पैंट, तो बैगी ट्राउजर भी बोलते हैं इसको। ये थाइलाकॉइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। थाइलाकॉइड, उसके बीच का स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली, वो भी लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। और थाइलाकॉइड के अंदर जो पिगमेंट भरे होते हैं वो क्वांटाजोम होते हैं। क्वांटाजोम के अंदर पिगमेंट्स भरे होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। बाकी आप कभी हो सकता है थाइलाकॉइड का क्या नाम है, तो बैगी ट्राउजर, इतना ध्यान रखना। बाकी क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल, ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी। किचन ऑफ सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, खाना बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखोगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो पूरा नहीं समझाऊंगा, बट समय आएगा तो जरूर समझाऊंगा। तो ये हो गया। अब इसमें आपको बता दूं थोड़ा सा आपको समझना है। तो बाकी मैं क्लोरोप्लास्ट की कहानी की फोटोफॉस्फोराइलेशन यही होता है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले लिखवाऊंगा आपको कुछ टर्म क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखवाऊंगा। उससे पहले आपको कुछ समझाऊं कि देखिए, इसमें अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट में, तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर देखोगे, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसकी फंक्शन, कार्य क्या करता है। तो एक तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस वाली बात है। देखिए, फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में पहला फंक्शन अगर आप लोगे तो पहला फंक्शन में आएगा क्लोरोफिल का प्रमुख कार्य जो है, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर एंड H2O, वाटर एंड CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक पदार्थ है। इससे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर एंड CO2 के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंथेसिस हो रही है। तो ये है पहला फंक्शन को आपको समझना है। तो ये समझोगे, ये इसमें लिखना है कि पहला जो फंक्शन है, सूर्य के प्रकाश की रेडिएंट एनर्जी जो है, सूर्य के प्रकाश में जो रेडिएंट एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, उसकी उपस्थिति में CO2, पहला फंक्शन में CO2 हमारे पास है। CO2 जो है एक्चुअली देखिए, इसका रीजन है एटमॉस्फेयर से CO2 नॉर्मली ले लेते हैं मेजर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से भी CO2 मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दिखाऊंगा, वहां पे CO2 रिलीज होती है, ATP भी बनता है, CO2 भी बनता है, लेकिन मेजर CO2 जो है वो पौधे एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं, ठीक है। CO2 वाटर, ये है पहला फंक्शन। CO2 वाटर है। क्लोरोफिल पिगमेंट पता है आपको, मिल जाएगी पौधे में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो जाएगा। सनलाइट आ रही है, सनलाइट, इसके प्रेजेंस में बनेगा C6H12O6। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक पदार्थ बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6, ये बन गया, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन गया। उसके बाद कुछ वाटर निकलेगा, वाटर 6H2O, बैलेंस रिएक्शन कर दूंगा मैं, 6H2 और 6O2 प्लस 6O2। तो ये ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, ठीक है। ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। देखिए 6 कार्बन है, रिएक्शन बैलेंस में केमिस्ट्री में सिखा दूंगा आपको। 6H2 है, 6 दूना 12, देखो 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस तो आपको मैं समझाऊंगा केमिस्ट्री में। तो ये 6 ये आपने समझ लिया कि क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी सहायता से बन गया, फोटोसिंथेसिस की सहायता से कार्बनिक पदार्थ बन गया है, भोज्य पदार्थ, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। और ये ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पादन करने में काम आता है। यही ग्लूकोज रेस्पिरेशन में श्वसन क्रिया जब होगी तो वहां पे ऊर्जा उत्पन्न करने के काम आएगा, यही ग्लूकोज, ठीक है। तो बस ध्यान रखो इतना, ठीक है।
बाकी फोटोसिंथेसिस अलग से समझाऊंगा, चिंता नहीं करना है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के बाद अलग दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण के दो अवस्थाएं होती है, इन्हीं में अवस्था देख लो। प्रकाश संश्लेषण मैंने देखा ना, फोटोसिंथेसिस हुई तो ये बन गया। दो अवस्था इसमें, ये पहली है लाइट रिएक्शन, थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, लाइट अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब अंधेरा नहीं है, कुछ और कारण है, बताऊंगा आपको जब समय आएगी तो। डार्क रिएक्शन, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताते जा रहा हूं कि क्या क्या फंक्शन होती है। देखिए लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में संपन्न होती है। ये ग्रेना मैंने समझा दिया, ग्रेना बोल दो थाइलाकॉइड में, क्योंकि पिगमेंट उसी में भरे हुए हैं, तो लाइट रिएक्शन, क्लोरोफिल पिगमेंट उसी में है तो लाइट रिएक्शन वहीं पे होगी, ठीक है। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा मैंने बताया था, स्ट्रोमा, क्योंकि इसी में अंदर इंजाइम भरे हुए हैं स्ट्रोमा में, तो सारे डार्क रिएक्शन के जो भी इंजाइम चाहिए सारे स्ट्रोमा में भरे हुए हैं, जैसे कि रुबिस्को, ठीक है। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, इतना ध्यान रखना है बस, ये आपका बेसिक हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरा फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का। दूसरा फंक्शन अगर देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय वातावरण में CO2 का अवशोषण करते हैं। वातावरण में क्या करेंगे, CO2 लेते हैं, तभी तो पौधे काटो नहीं भैया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समझाऊंगा समय आएगी तो इसलिए पौधा लगाओ। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो उसमें क्या होगा कि वातावरण में एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या करेंगे, ऑब्जॉर्ब करेंगे, और अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट में वातावरण में O2 तथा CO2 का नियंत्रण करते रहते हैं। मतलब देखिए CO2 एब्जॉर्ब हुआ तो प्लांट CO2 ले ली और ऑक्सीजन रिलीज कर दी, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो देखो CO2 और O2 का पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में नियंत्रण बनाकर रखे हुए, बैलेंस बनाकर रखे हुए पौधे। ये बैलेंस CO2 का और ऑक्सीजन का बैलेंस यही बनाकर रखे हुए हैं। यही ऑक्सीजन है कि आप जी रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाकी जानवर भी जी रहे हैं, यही ऑक्सीजन है, ठीक है। बाकी सारे जीव जी रहे हैं, तो ये नियंत्रण करके रखती है, बैलेंस करके रखती है, बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2, ठीक है। O2 एंड CO2 का बैलेंस करके रखे हुए कहां पे, इन एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वातावरण में, ठीक है। तो ये बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2 नियंत्रण करके रखी हुई है CO2 O2 का, ठीक है, क्योंकि O2 गैस रिलीज हो रहा है ना, यहाँ पे O2 रिलीज हो रही है। O2 जो रिलीज होती है CO2 से नहीं होती है, वो यहां से होती है, इसका फोटोलिसिस होता है। पहले माना जाता था कि CO2 से ऑक्सीजन आ रहा है, बाद में रेडियो एक्टिविटी के द्वारा चेक किया गया तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं, यहां से फोटोलिसिस हुई है, ऑक्सीजन यहां से रिलीज हुआ है वाटर से, ठीक है। ये हो गया, तो बैलेंस करके रख रहा है, सांद्रता बना के रख रहा है, नियंत्रण रखे हुए है वातावरण में O2 और CO2 का, ठीक है। CO2 ले रहा है, O2 रिलीज कर रहा है। बाकी काटोगे पौधा तो CO2 नहीं एब्जॉर्ब करेगा, तो CO2 नहीं एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पौधा लगाओ, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में डील करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश अभिक्रिया में देखो, प्रकाश अभिक्रिया जो होती है लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन में बात करोगे तो लाइट रिएक्शन बनता है क्या, ATP बनती है, यहाँ पे यहीं पे ATP बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP बनती है, यहां पे भी बनता है ATP। यहां के ATP जो बनती है, इसका रिएक्शन का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP बनती है, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैंने लिखवाया था, इसका मैं लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या है, ATP बनेगा, लाइट रिएक्शन में ATP बना एंड NADPH2 ये बना। अब NADPH2 क्या है, NADPH2 क्या है, ये आपको समझ में आएगी। ATP बना है ADP से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से बना ATP, मैंने समझाया था कैसे बनता है ना। और फिर ये NAD से बना, ठीक है, NAD से बना, NADP से एक्चुअली बना, ये NADP से ये बना NADPH2, ठीक है। ये कब बना, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में ADP से ATP बन गया और NADP से NADPH2 बन गया। ये NAD क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा दूंगा आपको, वैसे अभी बस सुन के रखो, बता जरूर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर बता रहा हूं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होगा, स्ट्रोमा में डार्क अभिक्रिया होगी। डार्क रिएक्शन कहां हो रही है, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, CO2 को फिक्स किया जाएगा, CO2 का अवकरण होगा, CO2 का अवकरण होगा। लेकिन जब CO2 फिक्स होगी ना डार्क रिएक्शन में, CO2 जब फिक्स होगी डार्क रिएक्शन में, तो CO2 जो है ये कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से CO2 ले लोगे। माइटोकॉन्ड्रिया से भी मिलती है लेकिन थोड़ा मिलता है CO2, मेन एटमॉस्फेयर से ही CO2 ली जाती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में CO2 लिया जाएगा, इसका फिक्सेशन होगा कार्बन फिक्सेशन, बताऊंगा आपको जब समय आएगा। तो कार्बन फिक्सेशन या इसको एसिमिलेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन होगा, ठीक है, और बन जाएगा C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज जो बनता है ना, वो एक्चुअली डार्क रिएक्शन में बनता है, ठीक है। ये आपको पता है, लाइट रिएक्शन में नहीं बनता। लाइट रिएक्शन में ATP बना और NADPH2 बना। ये ATP यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में, ये जरूर है। ATP जो है, जो बना है लाइट रिएक्शन में, वो ATP और NADPH2 ये दोनों यूटिलाइज होंगे डार्क रिएक्शन में, तब जाके CO2 फिक्स होगा और C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, तब जाके, ठीक है। तो ये पहले लाइट रिएक्शन में
चीजें बन जाती है रॉ मटेरियल की, क्या डार्क रिएक्शन में यूज होने वाला है, क्या यूज होगा, तो बनेगा यूज होगा एटीपी NADPH2, तो ये तो बन गया लाइट रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में ये एटीपी यूज होगा, तो बन चुका है लाइट रिएक्शन में, अब डार्क रिएक्शन में जाके आप यूज कर सकते हो। तो CO2 जब एसिमुलेट होगा, फिक्स होगा C6H12O6 में, यहाँ पे एटीपी का यूज होगा, एटीपी लगेगी, NADPH2 भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। अब आगे चलते हैं, 5वें नंबर देख लो, बाकी पॉइंट्स तो मैंने बहुत बता दिए, ठीक है। बाकी प्रकाश संश्लेषण समझाऊंगा। अभी लाइट रिएक्शन, रॉबर्ट हिल ये लाइट रिएक्शन को खोजे हैं, ब्लैक मैन ने डार्क रिएक्शन खोजा है, ये चीजें बताऊंगा। लाइट रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है रिडक्टिव प्रोसेस होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है फास्ट प्रोसेस होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है स्लो प्रोसेस होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है क्या कहते हैं आपको मैंने बता दिया ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है स्ट्रोमा में होती है। ये चीजें और भी आपको समझनी है। फोटोसिंथेसिस के दौरान लेस देन 1% एनर्जी यूज होती है, प्रकाश संश्लेषण में लेस देन 1% सोलर एनर्जी यूज होती है, लेस देन 1%, 1% से भी कम सौर ऊर्जा का यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, सोच लो, ठीक है। तो आप कुछ पॉइंट ये है, 5वां, मान लो 5th नंबर पॉइंट है, ठीक है। देखो C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, कैम प्लांट होते हैं, ठीक है। अब बस इसका मतलब समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप देखो C3 प्लांट, C4 प्लांट, जो C3 प्लांट जो वही है 80-85% जो प्लांट आप देखते हो मार्केट में, जो भी मार्केट में मतलब कि वातावरण में, वो C3 होते हैं। C4 प्लांट वो है जैसे गन्ना हो गया, गन्ना C4 प्लांट है, मक्का जो हो गया वो, तो शुगर केन मेज हो गया, ये C4 प्लांट है। कैम प्लांट क्या हो गया, कैम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, एक्चुअली समझाऊंगा, बायोम में बड़ा यूज है इसका, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, परिवार है, इस परिवार में ये पौधे आते हैं, क्रैसुलेसी फैमिली के परिवार में, उसी फैमिली के परिवार में ये कैम साइकिल चलती है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चलती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कैम में क्या क्या आते हैं, कैम में एग्जांपल देखोगे, बाकी C3 में तो नॉर्मल आम, पीपल, बैगन सैगन सब इसमें, बाकी C4 प्लांट में शुगर केन मेज हो गया, मक्का उक्का। बाकी कैम प्लांट में देखोगे तो कैम प्लांट में नागफनी होता है, नागफनी इसी में आती है। उसके बाद अगर बात कर लो, ओपनसिया जानते हो, एलोवेरा जानते हो, अगेव जानते हो, ब्रायोफाइलम जानते हो, एलोवेरा वगैरह जो पौधे मांस वाले हो, मांस जिसमें एलोवेरा देखते हो ना पूरा गुदा भरा हुआ है और उसमें पूरा लसलसा चीज होता है जो लगाते भी स्किन में, तो उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं वो लोग, वाटर को स्टोर करके रखते हैं, वाटर को बचा के रखते हैं, उसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बनेंगे आपको डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना वहां पे मिल जाएंगे। जीरोफाइट्स बोलते हैं, सकलेंट जीरोफाइट्स बोला जाता है, सकलेंट जीरोफाइट्स मतलब कि गूदेदार पौधे जो होते हैं, गूदेदार, जिसमें एलोवेरा आप जानते हो, नागफनी जानते हो, ओपनसिया जानते हो, ब्रायोफाइलम जानते हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो गूदेदार जो होती है ना जिसके अंदर पानी स्टोर है, जैसे कि चिपचिपे आप देखते हो, क्या कहते हैं अपने आपको, एलोवेरा में होता है, तो एलोवेरा जूस जो देखते हो निकाली जाती है, स्किन में भी लगाया जाता है, पिया जाता है, तो वो पानी स्टोर करके रखी गई है, ठीक है। तो वो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर सारे पौधे आते हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या होते हैं जी, बस अभी समझा दूं इसमें, बस इसमें ये है आपको क्लोरोप्लास्ट में कि C4 प्लांट और कैम प्लांट में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं अत्यधिक मात्रा में CO2 का अवशोषण करते हैं प्रतिकूल अवस्था में। C4 प्लांट, कैम प्लांट, ये तो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं जो आप जानते हो, बाकी ये जो है ये C4 और कैम प्लांट जो होते हैं, पौधे में क्या होता है जब C4 प्लांट और कैम प्लांट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो इसके अंदर है ये अत्यधिक मात्रा में CO2 का अवशोषण करते हैं, ये दोनों CO2 का अवशोषण करेंगे प्रतिकूल परिस्थिति में, जब परिस्थिति प्रतिकूल है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इस टाइप का, ठीक है, और वहां रह पाते हैं, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी CO2 का अवशोषण करके, ठीक है। तो ये है C4 कैम प्लांट का, बाकी डेजर्ट में पढ़ाऊंगा। बाकी अभी सुन लो क्या है। C3 प्लांट्स की बात करूं तो C3 प्लांट्स वो प्लांट होते हैं दैट प्रोड्यूस ए 3 कार्बन कंपाउंड, ये पहला 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। 3 कार्बन का कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, उसी तरह ये 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोड्यूस करता है C3 प्लांट, इसीलिए C3 नाम आ रहा है। तो 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो, ठीक है, प्रोड्यूस करता है एज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस पाथवे। फोटोसिंथेसिस की पाथवे होगी, फोटोसिंथेसिस के पाथवे में पहला स्टेप में 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए उसको C3 प्लांट के नाम से जाना जाता है। 3 कार्बन
कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप में, इसीलिए ये बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप में 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप में 4 कार्बन का कंपाउंड मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनता है, इसलिए इसको C4 प्लांट बोला जाता है। ये दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको आगे बताऊंगा क्या कौन सी लाइट कंडीशन में ये रहेंगे, कौन सी लाइट कंडीशन में ये होंगे। कैम प्लांट की बात करो तो डेजर्ट में ये होते हैं। कैम प्लांट की बात करो, देखो कैम मेथड जो होती है, कैम मेथड ऑफ CO2 फिक्सेशन, इसके अंदर जो CO2 का फिक्सेशन जो किया जाता है, कैम मेथड ऑफ CO2 फिक्सेशन की बात करोगे, दैट कंजर्व्स वाटर इन सर्टेन सुकुलेंट्स, वाटर को कंजर्व करने की बात की जाती है क्योंकि डेजर्ट में है, हाई टेम्परेचर है, तो वाटर को कंजर्व करते हैं जैसे कि एलोवेरा करता है, ठीक है। तो ये कैम प्लांट जो होते हैं डेजर्ट में मिलते हैं। सकलेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सकलेंट गूदेदार होते हैं, एक तरीके से गूदा होता है इसके अंदर, देखते हो ना एलोवेरा में गूदा रहता है। तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट जो होते हैं, इनका जो मेथड है CO2 फिक्सेशन का, दैट कंजर्व्स वाटर, वाटर को कंजर्व करता है इन सर्टेन सकलेंट्स और ड्राउट रेजिस्टेंट डेजर्ट प्लांट। ये ड्राउट रेजिस्टेंट डेजर्ट प्लांट में पाया जाता है। ड्राउट रेजिस्टेंट डेजर्ट, रेगिस्तानी पौधे, डेजर्ट प्लांट, ठीक है। और सकलेंट प्लांट होते हैं, सकलेंट प्लांट्स, ठीक है, गूदेदार जो पौधे होते हैं ना, उसमें कैम साइकिल चलती है और वहां पे CO2 फिक्सेशन इस तरीके से किया जाता है। यहां पे जो स्टोमेटा होती है वो दिन में नहीं ओपन होती है, रात में ओपन होती है कैम प्लांट में। स्टोमेटा आप जानते हो ना, एक पोर्स होते हैं पौधे पे, इसकी क्या कहते हैं, लीफ पे, पत्तियों पे। तो वो जो कैम प्लांट में होता है ना, एक तरीके से वो रात में स्टोमेटा ओपन होती है, उसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स में होती है। दिन में नॉर्मल स्टोमेटा ओपन होती है वो नॉर्मल प्लांट्स में होते हैं। C3 वाले में आप जानते हो दिन में स्टोमेटा ओपन होती है, CO2 लेता है और फिर फोटोसिंथेसिस का विक्रिया होती है, लेकिन यहां पे रात में होता है। क्यों? क्योंकि भाई दिन में बहुत टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है कि स्टोमेटा खोलेगा ना तो उस क्षेत्र से पानी ही लॉस हो जाएगा, तो इसलिए कहती है भैया दिन में मत खोलो स्टोमेटा, रात में स्टोमेटा खोलो, CO2 को ले लो और CO2 को रख लो। अब कैसे रखना है वो बात की बात है, उसके बाद दिन में हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। जब लाइट आएगी ना तो CO2 तो ले लिए रात में हम लोग, अब दिन में क्या करेंगे, CO2 जो रात में लिया है हमने वो दिन में उसका यूज करके दिन में लाइट आएगी हम लोग कर लेंगे फोटोसिंथेसिस और बना लेंगे ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बड़ा चालाक पौधे हैं, ठीक है, इफिशिएंट है ये लोग, ये बड़ा इफिशिएंट है, इनके मामले में इफिशिएंट है ये दोनों, ठीक है। तो बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखता हूं थोड़ा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ये चीजें डिस्कस करूंगा, अभी तो आपको फीलिंग आई है बेसिक की, डिस्कस करूंगा। बायोम में बहुत जरूरी है इसकी, डेजर्ट प्लांट्स में जाओगे, श्रब प्लांट्स में जाओगे, श्रब बायोम पढ़ोगे, चैपरल्स पढ़ोगे, इवर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं सहारा पढ़ोगे, उसके आगे जितनी भी पढ़ना है बायोम्स, बायोम्स में बहुत सारा बायोम्स पढ़ाऊंगा, बस उस समय बात आएगी जब मैं पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना ही रहने हैं, इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, ठीक है। आई होप, मेहनत बहुत हो रही है, आपको दिख रहा होगा, और थक जाता हूं मैं, बट फिर भी सब आपके लिए हो रही है काम। तो फिर ये चीज जो मैंने आपको बताया इसको रिवाइज करना, बहुत अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की कोशिश की है ताकि आपको बायोलॉजी भी बने और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जहां जहां इसका यूज है वहां पे भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, थैंक यू। और जितने भी लोग हैं उनको सारा वीडियो दो, शेयर करो, लोगों को दो ताकि लोग पढ़े, यही मैं इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं अच्छे तरीके से। आपको दिख रहा है कि मैं क्या दे रहा हूं, जितने लोग कोचिंग कर गए हैं उनको सब कुछ दिख रहा होगा कि मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। और हर चीज, हर सब्जेक्ट आपको बेस्ट से बेस्ट दूंगा। आपको किताब छुओगे ना तो कहोगे रख दो भैया, इसके सामने किताब भी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। अदरवाइज किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं तो पढ़ाने को तो यहाँ भर दूं आपको, ठीक है। बट फिर भी ये केल्विन साइकिल बोली जाती है, आपने नाम सुना होगा C3 प्लांट केल्विन साइकिल, तो उतना जिक्र नहीं करूंगा, नाम जरूर बता दूंगा, लेकिन साइकिल कैसे हो रही है ये तो नहीं जानना ना आपको। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।